हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम ज्योग्राफी की घटना चक्र को कवर कर रहे हैं और उसमें हमने कई सारे टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी में आपका इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर या कृषि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका डेटा। देखिए, इस घटना चक्र में आपका जो डेटा है 2024 की है तो 2023 तक का डेटा होगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? करंट का डेटा, यानी 2024 का डेटा। अभी फ़िलहाल हम इस बुक में जो लिखा है और जो क्वेश्चंस हैं उनको इसी हिसाब से कर लेंगे, लेकिन मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं एग्रीकल्चर का डेटा आपको शेयर करूँगी 2024 का जो रिसेंट डेटा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी तक वेस्ट बंगाल का राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस था इंडिया में, लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें तेलंगाना आपका क्या हो गया है? फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है? तो इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे। तो डेटा के हिसाब से आपको वो चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ 17, 18 और 19 का डेटा आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ 2024 का डेटा याद रखना है। एग्रीकल्चर से रिसेंट करंट के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो कि है एग्रीकल्चर के बारे में। अगेन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें, सो दैट जैसे ही मैं कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को, जो कि है किसके बारे में? ये है आपका एग्रीकल्चर के बारे में, राइट। देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इकोनॉमिक सर्वे 17-18 के हिसाब से यहाँ कह रहा है कि 49% कृषि क्षेत्र से रोज़गार प्राप्त करता है, यानी कि 49% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। जबकि 2021 के हिसाब से लगभग 54.6% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्र, यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं, 54.6% हैं। अब जब आप सेंसस 2011 देखेंगे, यानी 2011 की जब जनगणना देखेंगे, ठीक है, तो 2021 में देश के जीवीए में इसकी हिस्सेदारी, ठीक है, 20.2% थी और 2021-22 में 18.8% थी। देखिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब बना, यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी? तो देखिए 1960 में बनी, 1960 में। कहाँ बनी थी? देखिए 1960 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, आप सभी को पता है। 2000 में वो अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो 60 में वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, इसीलिए इसका था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, यानी यूपीएयू उसका नाम था। ठीक है, इसका उद्घाटन पंतनगर में किया गया था, जो कि अभी करंट में उत्तराखंड में है और पहले कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। अब इसका जो नाम रखा गया, इसका नाम चेंज किया गया, वो नाम चेंज करके क्या, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो इसका नाम भी चेंज हुआ, तो याद रखिएगा, ये आपका इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, और इस नाम से भी आ सकता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भारत में कितने एग्रीकल्चर क्लाइमेट एरिया हैं, तो जोन है, तो एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन कितने हैं आपके? तो 15 है। ठीक है, क्लाइमेट जोन आपके केवल 11 हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन बोले तो आपके कितने हैं? 15 हैं, ये आपको याद रखना है। अब नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे जो NBSS है, उसमें उसके हिसाब से इंडिया को हम 12 कृषि परिस्थितिक क्षेत्र, यानी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, देखिए क्लाइमेटिक जोन्स अलग होते हैं, एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजन अलग होते हैं और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स अलग होते हैं। तो 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, यानी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में डिवाइड किया है और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र, यानी कि 60 एग्रीकल्चर एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स में डिवाइड किया है। तो सब रीजन्स 60 है और रीजन्स कितने हैं आपके? 20 हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण अब देखिए जो किया गया है कि सब डिवीजन और डिवीजन जो किया गया है आपका एरियाज़ का एक एग्रो इकोलॉजिकल बेसिस पे, उसका कुछ आधार होगा, कोई बेसिस होंगे। तो उसका आधार क्या है? उसका आधार आपका मिट्टी है, यानी कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है, वहाँ के जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे हैं, यानी कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं। इन सब चीज़ों को कंबाइनली मिलाकर, ये फैक्टर्स को जब आप मिलाएंगे तब जाकर आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये इस जोन में आता है। ठीक है, ये एरिया इस जोन में आता है।
अब भारतीय कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, या एग्रीकल्चर इंडिया, इंडियाज़ एग्रीकल्चरल हिस्ट्री ऐसे करके एक बुक है, एम एस रंधावा। तो ये आप याद रखिएगा कि भारतीय कृषि का इतिहास, ये जो बुक है ये एम एस रंधावा की बुक है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा था, मतलब है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह के स्वरूप बजाय व्यापारिक और बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। देखिए, पहले क्या था कि आपका इतनी हाइल्ड वैरायटी नहीं थी, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो एक पूरी फैमिली है, उसके मान लीजिए उसमें 5 बेटे हैं, तो वो पाँचों के पाँचों एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ही लगे हुए हैं, क्योंकि क्या था पहले, भई पैदा करना है, अनाज पैदा करना है, खाना है, जीवन चलाना है। कोई ऐसा तो चीज़ थी नहीं कि नहीं ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन जैसे-जैसे एजुकेशन डेवलप हुई, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप हुई, लोग क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से हटकर दूसरे सेक्टर्स में भी जाने लगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या है कि ये एक आपका जैसे जब से आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अच्छे से वैरायटी के सीड्स डेवलप किए गए, तो लोगों का जो एक रुझान है वो एग्रीकल्चर से हटकर दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी जाने लगा। इसके लिए जो देखिए, एफएओ एक संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसके कुछ मानक हैं, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। उसके हिसाब से खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के लिए के समय 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। जो एफएओ है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से कि अगर आपको कोई ग्रेन, फूड ग्रेन जिसे कहते हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, चावल है, ये सब आपको स्टोर अगर करना है, तो स्टोर करने के लिए एक उसको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक लेवल की। तो वो ह्यूमिडिटी बता रहे हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी, 14% होनी चाहिए, केवल 14% होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो सड़ जाएगा, इससे कम होगी तो वो फिर सूख जाएगा, ठीक है। कृषि में युग्म पैदावार, यानी कि डबल क्रॉपिंग का मतलब है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। एक फसल वर्ष है, क्रॉप ईयर है, ठीक है। उसी क्रॉप ईयर में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उसी एक ही भूमि पर, अभी आपने जैसे मान लीजिए कहीं सपोज़ चावल उगाया और वही क्रॉप ईयर चल रहा है, और वहाँ पर तुरंत से आपने मान लीजिए कोई दूसरी फसल लगा दी, ठीक है? तो आप ये डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं। एक ही मिट्टी है, मिट्टी को दोबारा से मिट्टी को कुछ ऐसा उसपे उसकी प्लॉगिंग भी नहीं करनी पड़ी, खर्चा भी नहीं किया, और आपने दूसरी फसल लगा दी उसी ईयर में, ठीक है? एक ही समय पे एक क्रॉप ईयर में 2-2 फसलों का आपको लाभ मिल गया, तो आपका प्रॉफ़िट बढ़ गया। इसको डबल क्रॉपिंग कहते हैं। अब देखिए, डबल क्रॉपिंग की भी बहुत सारी शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी फसल को किसी भी फसल के साथ आप उगा देंगे, ठीक है? अब उसपे बहुत सारी आपके फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट, आपका अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है? अमाउंट ऑफ सनलाइट कितनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और टाइप ऑफ सॉइल। अब जैसे कि आपके जो लेग्यूम्स हैं, जो दालें होती हैं, वो नाइट्रोजन रिच सॉइल में ज़्यादा ग्रो करती हैं, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह होता है। अब कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं, ऐसी फसलें हैं जो जिनको इतना नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता है, तो आप अगर उनको वहाँ लगा देंगे तो उनके लिए वो अच्छा नहीं है, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप वो जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसको आप लो नाइट्रोजन वाली जगह पे लगा देंगे, हालाँकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बट स्टिल आपको थोड़ी-सी फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। या कोई सॉइल ऐसी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ पर हो ही नहीं सकता मान लीजिए, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें ध्यान हमें रखनी पड़ती है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है कि कौन-सी 2 फसलों का हम साथ में, या उससे भी इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब देखिए, एक ही साथ एक ज़मीन पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। यहाँ पर ये सब बताने का मतलब है कि आप डबल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग इसको समझें। ठीक है? डबल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? एक ही क्रॉप ईयर में एक ही ज़मीन पर 2 या 2 से ज़्यादा फसल उगाना। इंटरक्रॉपिंग क्या कर मतलब होता है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि एक ही साथ एक ही ज़मीन पर एक ही टाइम पे, ठीक है? एक ही टाइम पे। डबल क्रॉपिंग में क्या था कि एक फसल निकाल खत्म हो ज मतलब कि पैदा हो गई, उसको काट लिया, सब हो गया, उसके बाद दूसरी लगाई। इंटरक्रॉपिंग में एक लाइन आपने सरसों की लगाई, तो मान लीजिए एक लाइन गेहूँ की लगा दी, ठीक है? ऐसे आपने ठीक है, नहीं ये फसली नहीं, तो मिश्रित खेती होती है। यस, ये इंटरक्रॉपिंग होती है, ठीक है? तो 2 या 2 एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना एक ही साथ, जो मैंने आपको बताया, एक लाइन आपने उसकी लगा दी और एक लाइन आपने सरसों की लगा दी, एक लाइन गेहूँ की लगा दी, तो ये इंटरक्रॉपिंग होगी। अब एक तीसरा टाइप आता है मिश्रित खेती, जिसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने फसलें जो उगानी थी, ठीक है? कई सारी तरह की फसल उगाई, ठीक है? उसके साथ-साथ आपने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर दिया, मतलब पशुपालन कर दिया, ठीक है? जो चारा, मान लीजिए आपने गाय पाल ली, भैंस पाल ली, अपने पास में तबेला छोटा-सा बना लिया, आपका खेत भी है। अब जो भूसा-वूसा होता है, जो भी आपका
खरपतवार होते हैं आपने अपने जो अपने एंड कैटल्स हैं उनको खिला दिया, और बाकी आप फसल काट के अपना बेनिफिट कर रहे हैं। तो आपके एनिमल भी डोमेस्टिकेट हो रहा है और फिर उस कैटल से आपने दूध निकाला और दूध को ही बेच लिया। तो ये होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। जब आप एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एक साथ कर लेते हैं तो फिर वो मिक्स्ड क्रॉपिंग में आ सकता है। ठीक है, जिससे खेती के शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकें। और इसमें ये भी होता है कि जैसे सीज़न नहीं है या फसल ख़राब होगी तो कम से कम पशुपालन अपना दूध, मीट जो भी है बेचकर अपना जीवन चला सकते हैं एटलीस्ट फार्मर्स। इसलिए मिक्स क्रॉपिंग का उनको जो है आइडिया दिया गया है। इसके लिए काफ़ी स्कीम्स भी चल रही हैं। देखिए एमपी में भी स्कीम चल रही है। ठीक है, जैसे एमपी में एक चल रही है दुधारू पशु योजना, वहाँ चलती है। और भी हर स्टेट में अपने लिए अलग अलग स्कीम है कि आप अगर साथ में करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जो है कुछ परसेंट का सहयोग करेगी। ठीक है, भारत में ठेकेदारी कृषि है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, लागू करने में पंजाब का सबसे आगे है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है? पंजाब करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, आप एक बहुत बड़े ज़मींदार हैं, आपके पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, लेकिन आप भाई रसूखदार हैं, आप जाकर हल तो चलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब पैसा आएगा भी कहाँ से, मेंटेन कहाँ से होगा, ज़मीन का करेंगे क्या आप? तो आपने क्या किया, एक गरीब किसान उठाया, उसे कहा कि ऐसा है कि तुम मेरा खेत वेत जोत देना, सारी फसल तुम सब कुछ 1 टू Z तुम करोगे, और उसके बाद मैं जो भी पैदा होगा उसका कुछ शेयर या उसको बेच के जो पैसा आएगा उसका वो पैसा मैं तुम्हें दे दूँगा। वो आपस में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तो ये पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है। सिक्किम देखिए, आपका सिक्किम क्या है, तो सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में आपका पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी है, यहाँ पर 90% जो एरिया है वो पूरा पहाड़ी एरिया है। केवल और केवल 10% एरिया जो है, 10% से भी कम जो है वो एग्रीकल्चर के लिए है। यहाँ पर जो एवरेज रेन है 125 सेंटीमीटर, मतलब काफ़ी रेन होती है। इसके उल्टा आप यूपी, पंजाब, हरियाणा देखेंगे तो ये पूरे मैदानी एरियाज़ हैं। ठीक है, ये इनमें ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर होता है, परफॉर्म होता है। बिहार भी है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यानी टोटल जो खाद्यान्न है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा आपका स्थान है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो अंशदान है, उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। 16-17 में आपका कृषि के जो डेटा है, एग्रीकल्चर डेटा के हिसाब से शुद्ध बुआई क्षेत्र में 45.22%, वन क्षेत्र में 23.36% और अन्य क्षेत्र में 31.42% आपका यूपी का पूरा योगदान है। विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादकों में चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। याद रखना है कि राइस प्रोडक्शन में वर्ल्ड में चाइना सबसे पहले है। देखिए बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारा डेटा है, लेकिन आपको मेजर है जैसे गेहूँ, चावल, ठीक है, कपास, मूँगफली हो गया आपका, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट या पटसन हो गया, ये इन सब के डेटा आपको याद करने हैं, सारे डेटा आपको नहीं याद करने, ठीक है? गन्ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इनके डेटा आपको याद करने हैं। मैं डेटा के लिए अलग से आपका पूरा प्रॉपर वीडियो 2024 का अपडेटेड लेटेस्ट डेटा लेकर आऊँगी, ठीक? तो 10 विश्व में जो 10 टॉप राइस प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, उसमें पहले नंबर पे आपका चाइना है, दूसरे नंबर पे आपका इंडिया है। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में 34.88% आपका ये 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। भारत में चावल की कृषि की जा रही के भाग पर 34.88 भाग पर चावल की खेती की जा रही है। अब देखिए 19-20 का आंकड़ा यहाँ दिया है, ठीक है, 19-20 का डेटा दिया है कि भारत में सबसे ज़्यादा उर्वरक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, NPK कहते हैं इनको, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। का उपभोग करने वाले 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश उपभोग करता है, फिर महाराष्ट्र, फिर MP, फिर पंजाब और फिर कर्नाटका। ये डेटा है, सबसे ज़्यादा NPK का यूज़ कौन करता है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कौन करता है सबसे ज़्यादा। उसके आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने वाले राज्य कौन हैं? तो बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, तेलंगाना है, फिर आंध्र है, ठीक है। तो देखिए NPK सर्वाधिक उर्वरक का यूज़ करने वाला जो स्टेट है वो यूपी है, लेकिन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाला बिहार है। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी में आपका पुडुचेरी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये किस लिए बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ किस लिए होता है, यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद बीज ग्राम संकल्प यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट, इसका क्या उद्देश्य है? सीड विलेज कॉन्सेप्ट का देखिए मेन उद्देश्य है कि समान विचारों वाले किसानों
और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह जिन्हें बोलते हैं, इनको एक साथ हम ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने और साथ में काम कर सकें, और उसके साथ स्वयं की और साथ साथ जो बाकी के उनके जो किसान भाई लोग हैं उनकी बीज की जो ज़रूरतें हैं उसमें उनकी हेल्प कर पाएँ, इसलिए ये ग्राम बीज संकल्पना प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसके बारे में, एग मार्क के बारे में। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल मार्क, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने कृषि उत्पाद होते हैं, उसमें इसकी ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम आया आपका 1937 में। तो उनकी सारी ग्रेडिंग और मार्किंग करता है आपका एग मार्क। ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट पर एग मार्क का साइन बना है तो इसका मतलब वो इको फ्रेंडली है। ठीक है। सॉरी, वो इको मार्क होता है, मतलब वो एग्रीकल्चर का ग्रेड और मार्केटिंग के बारे में हमें बताता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, इको मार्क होता है वो। ठीक है। इको मार्क बता, अगर इको मार्क किसी प्रोडक्ट पर लगा हुआ है, बना हुआ है, तो उसका मतलब वो इको फ्रेंडली है, वो हमारे एनवायरनमेंट पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हमारे स्टेट की योजना जो है, उसमें सतत मिट्टी की उर्वरकता सुधारने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता को सिंचाई के लिए उपयोग करने, और जो परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना है, उसके द्वारा जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का समर्थन किया गया। और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि इंटीग्रेटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को आपका समर्थन किया गया। इसमें किसान क्रेडिट योजना चलाई जा रही है। ठीक है। उनको कम रेट पे सहकारी बैंक और क्षेत्रीय जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबीज, उनसे लोन मिल जाएगा। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किसमें होता है, बड़ा लोबिया, बोड़ा या लोबिया, बोड़ा बोलते हैं और लोबिया बोलते हैं, बीन्स जिसे बोलते हैं। इसमें 0.49% आपकी नाइट्रोजन होती है। ठीक है। इसको लगाया इसलिए जाता है ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके, सॉइल में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आप बात करेंगे, तो नेक्स्ट देखिए, ढैंचा जो है उसमें 0.42% होता है, शनई में 0.43% होता है, ग्वार की फली में 0.34% होता है। किंतु शनई की बुआई से खेत को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है। देखिए, शनई में है भले ही आपका 0.43%, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलती खेत को नाइट्रोजन इसी से मिल जाती है। ढैंचा उसके बाद है, उसके बाद ग्वार से कम, फिर लोबिया से सबसे कम। देखिए, लोबिया में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा थी 0.49%, लेकिन लोबिया प्रोवाइड खेत को सबसे ज़्यादा कम कर पा रही है। ठीक है। फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिगेशन का मतलब होता है जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई। ठीक है। जो आपका फर्टिलाइज़र है उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, उसके बाद उससे आप सिंचाई कर रहे हैं। इस विधि में जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये फर्टिगेशन होता है कि आप वाटर में घोल कर, ठीक है, डिज़ोल्व कर कर अपना फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। अच्छा, घोल कर क्या होता है, घोल कर देने से क्या होता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 गुना ज़्यादा मिलते हैं, जितना मिलना चाहिए उससे 2 गुनी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें मिलते हैं। ठीक है। फर्टिगेशन विधि का मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटाश आदि जल में घुलनशील उर्वरकों में प्रयोग होता है। तो नाइट्रो एनपीके का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है आपके फर्टिगेशन प्रोसेस में। ठीक है। कृषि में शून्य जुताई यानी कि ज़ीरो टीलीएज। ठीक है। ज़ीरो टीलीएज का या अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं। मतलब आपने एक फसल उगाई, उसके बाद जोता नहीं खेत को, ज़ीरो टीलीएज किया, फिर उसके बाद दूसरी फसल तुरंत लगा ली बिना जोते। अब उसका क्या लाभ है, उसका लाभ ये है कि एक तो लागत में कमी, आप जुताई करने के लिए ट्रैक्टर मंगाते हैं या तो आप फिर मैनुअली उसको कराते, इसका पैसा देना पड़ता। पिछली फसल के जो अवशेष खेत में छोड़ दिए गए, पिछली फसल जो होगी उसके जो भी आपके रेजिड्यूज वहाँ बचे, उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगला प्लांट ले सकेगा और वो सड़कर खाद बन जाएगा, उससे उर्वरक उपभोग में कमी आती है। ठीक है। जो वहाँ रूडिमेंट्स बचे हैं उसके, वो सड़ जाएंगे और फिर वो आपका फर्टिलाइज़र की तरह काम करेंगे। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई के समय श्रम की बचत होती है। ठीक है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में मिल जाती है, जिससे वायुमंडल से कार्बन पृथक होता रहता है। तो इस तरीके से ये भी होता है, आप देख सकते हैं, कार्बन साइकिल में भी आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत का जो पारितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है।
इसमें शिंब आधिक्य, दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप में मृदा की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है, यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की। टेंसियोमीटर का क्या यूज़ होता है? फसल की सिंचाई की ज़रूरत को बताता है कि जो आपकी फसल है उसको सिंचाई की ज़रूरत है या नहीं है, तो टेंसियोमीटर से हम इसे नापते हैं। ठीक। भारत के योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ने 1989 में मृदा वर्षण, तापमान, उच्चावच, जल संसाधनों आदि कृषि जलवायु कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 वृहत कृषि जलवायु क्षेत्र में, बताया था ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है। और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में देश को 127 कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 15 आपके जो जोन हैं वो 15 जोन यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, लोअर गंगा, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, लोअर गंगा, सेंट्रल गंगा, ठीक है। सेंट्रल गंगा के बाद आपका ये देखिए अपर गंगा, अपर गंगा के बाद आ जाएगा आपका गंगा पार, ठीक है, ट्रांस गंगा जिसे हम बोलते हैं, इसको हम ट्रांस गंगा बोलते हैं। ठीक है, पूर्वी पठार यानी कि ईस्टर्न प्लेटियो, सेंट्रल प्लेटियो जिसमें एमपी वाला पार्ट आ जाता है, फिर वेस्टर्न प्लेटियो, वेस्टर्न प्लेटियो और सदर्न प्लेटियो। पूर्वी तटीय मैदान यानी कि ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, गुजरात के मैदान, और एक आपका बनता है क्या, वेस्ट 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 का जो मैदान है आपका, वेस्ट मैदानी राजस्थान इसमें आता है, और द्वीप क्षेत्र में आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ जाते हैं। तो ये आपके 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे। क्या थे? 15 आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे। ये देखिए, ये जो आपके राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, सॉइल सर्वे ऑफ नेशनल सॉइल सर्वे ने भूमि उपयोजन नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि परिस्थितिक प्रदेशों ने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा है, वो इनके हैं। तो सबका डेटा है अपना, तो इस तरीके से आप डेटा देख सकते हैं। एक एरिड है, सेमी एरिड है। एरिड में देखिए ये 3 है, सेमी एरिड में बाकी आपके हैं। सेमी एरिड के बाद ये देखिए एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, एक सब ह्यूमिड है, और उसके बाद एक है ह्यूमिड पर ह्यूमिड, और एक है आपका कोस्टल। तो 5 मेजर डिवीजन, 5 के अंदर 20 डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए, ये था हमारा थोड़ा सा नोट्स का पार्ट, जिसको कवर करके हमने एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर की। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्थायी कृषि यानी पर्माकल्चर। स्थायी कृषि को क्या कहते हैं? पर्माकल्चर, परमानेंट एग्रीकल्चर। ठीक है, पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह बनी, मतलब जो जो आपकी कन्वेंशनल आपकी केमिकल एग्रीकल्चर था उससे आपकी पर्माकल्चर कैसे डिफरेंट है, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए, कह रहा है स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। ठीक है, इसमें हमें सही बताना है गलत बताना है, देखेंगे। सही उत्तर बताना है। अच्छा, सही उत्तर बताना है हमें कि इनमें से किस तरीके से भिन्न है, हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, कह रहा है कि क्या पढ़ा था हमने, स्थायी कृषि एक धान्य कृषि प्रधानता को हतोत्साहित करता है। बिल्कुल, मोनोकल्चर जो होता है ना, मोनोकल्चर आपका मोनोकल्चर टेक्निक जो है उसको हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक कहता है कि मोनोकल्चर की प्रधानता है। तो ये सही है आपका। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो जाती है, इसकी की तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं है। तो यस, आपके कन्वेंशनल जो तरीका है आपका केमिकल एग्रीकल्चर का, उससे ये होता है, जबकि जो परमानेंट है उसमें ऐसा नहीं होता है। तीसरा है पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्र में स्थायी कृषि आसानी संभव नहीं है। देखिए, परमानेंट एग्रीकल्चर एक एडवांस एग्रीकल्चर है, वो हर तरीके के एरिया में संभव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि कहाँ वहाँ संभव नहीं है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, सही है, गलत हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये गलत था, बाकी एक और दो सही था। मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा के लिए स्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रसायन खेती में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो ये भी सही है आपकी, मल्चिंग करना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपका थर्ड गलत है, लेकिन 1 2 4 आपके बिल्कुल सही हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ISP 2021 का क्वेश्चन है,
तो पर्मा कल्चर, अब यहाँ से आप क्या देखा आपने कि पर्मा कल्चर नाम की भी एक चीज़ होती है और वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तबीयत नहीं सही है मेरी काफ़ी दिनों से, बट फिर भी स्टिल बीच में गैप हो जाता है, मुझे बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, जब फिर से मेरी बोलने की हिम्मत होती है तो मैं फिर से पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट है, कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलियट से क्या लाभ है। पहला कह रहा है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। तो यस, बिल्कुल, इसमें ये होता है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाया नहीं जाता है। जलाया किस में जाता है, आपका झूम कल्टीवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का सीधे मृदा में रोपण संभव है। ये भी बिल्कुल सही है, इससे लागत बचती है। नेक्स्ट है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ये भी हमने पढ़ा था अभी नोट्स में। ये तीनों ही चीज़ें संभव हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही चीज़ें हैं संभव। नेक्स्ट है, कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है। फर्टिगेशन हमने क्या पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजर्स को डिज़ोल्व कंडीशन में, वाटर में डिज़ोल्व करके तब हम प्लांट्स में डालते हैं तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं, ठीक है। पहला है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। बिल्कुल, नियंत्रण संभव है, ये हमने पढ़ा था। रॉक फॉस्फोरस, जो रॉक फॉस्फोरस था हमारा, ठीक है, ये तो हमारा सही था। रॉक फॉस्फेट और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि एनपीके दिया जाता है, नो डाउट एनपीके घोल के पानी में दिया जाता है और डबल, जो जितना वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं नॉर्मली, अगर फर्टिगेशन करेंगे तो वो डबल एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ये हमने पढ़ा था। लेकिन रॉक फॉस्फेट और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक इसमें हमने नहीं पढ़े थे, कहा था इसका नहीं हो सकता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है, पौधों के लिए पोषण बड़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। बिल्कुल, 2 गुना मिलता है। रासायनिक पोषकों के निच्छालन यानी कि इरोजन में कमी आती है, ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से 1 3 4 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने नोट्स में पढ़ा है कि फर्टिगेशन विधि से, ये देखिए लिखा भी है, नाइट्रोजन पोटाश आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोरस के कई उर्वरक जल में घुलनशील जो नहीं है। तो देखिए जब आप जल, कोई चीज़ वाटर में डिजॉल्व है ही नहीं है तो उसका यूज़ आप कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो जो डिजॉल्व होने वाले नहीं है वाटर में उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना गया है, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर इसमें से कौन है। तो क्लाइमेट फ्रेंडली देखिए फसल विविधरूपण भी है, शिंब आधिक्य भी है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन जिसे कहते हैं, टेंसियोमीटर भी है जिससे हम सिंचाई की ज़रूरत है या नहीं इसको जांचते हैं, ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल फार्मिंग भी आपका क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर टेक्निक है। तो आपका 1 2 3 4 सारे ही सही हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 सारे ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका भारतीय कृषि का इतिहास। ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक्स एम.एस. रंधावा ने लिखी थी, आपको पता है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक। नेक्स्ट है आपका, जल्दी जल्दी करेंगे, कथन पढ़ने हैं और सही उत्तर देना है। पहला है कथन, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एग्रीकल्चर नहीं, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेशों में, एग्रो इकोलॉजिकल नहीं, एग्रो इकोलॉजिकल आपके 20 हैं, ठीक है, तो ये गलत है ये भी। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकीय प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कम है उससे, वेस्टर्न हिमालय से ज़्यादा नहीं है। तो चलिए ये आपके तीनों ही गलत हो जाएंगे, तीनों ही आपके गलत हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है ये। देखिए पहले वाले में क्या था कि 15 में बांटा गया है, दूसरे वाले में 20 और तीसरे वाले में आपको पता है कि क्षेत्र ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7, देश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। तो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने, देखिए एग्रो क्लाइमेटिक कितने हैं, एग्रो क्लाइमेटिक 15 हैं, एग्रो इकोलॉजिकल कितने हैं, 20 हैं, और एग्रो इकोलॉजिकल सब डिवीजन कितने हैं, 60 हैं, ठीक है, सब डिवीजन 60 हैं, तो 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिक जोन की संख्या कितनी है, तो 20 है। रिपीटेड क्वेश्चन को हम जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट है, पी सेन गुप्ता और जी सदास्युक
1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में, यानी जो सब डिविजन्स हैं वो कितने थे, तो आपके कितने 60 सब डिविजन्स हमने पढ़े थे, 60 सब डिविजन्स। माइक्रो यानी कि लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया 60। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, 10 कह रहा है भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है। ठीक है, बिल्कुल, जो शुष्क या जो ड्राई बेल्ट है वो आपकी एग्रीकल्चर बेस है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। देखिए यस, जो आपकी जो ड्राई बेल्ट है उसमें हरित क्रांति के लिए, सेकेंड हरित क्रांति के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, वो दोनों ही सही हैं। लेकिन शुष्क पेटी अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है, ये इसका रीज़न जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये कहाँ से हो जाएगा कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो ये आपका रीज़न असर्शन दोनों सही है, लेकिन करेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसकी अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं या बाध्यताएं हैं। पहला है, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। दूसरा, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। और तीसरा आपका क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। ठीक है, और कह रहा है कि कोड हमें दिए हैं, कोड में से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चुनना है। ठीक है, करेक्ट उत्तर। तो देखिए, कोई बीज नीति नहीं बनी है, ऐसा नहीं है कि कोई बीज नीति नहीं बनी है। ठीक है, बीज नीति है हमारे यहाँ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति कोई सहभागिता नहीं है। ये सही है आपकी, नहीं ये गलत है आपका। जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर में उसका कोऑपरेशन है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, कह रहा है सहभागिता नहीं है, तो नहीं की वजह से ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे है होता तो ये सही हो जाता। तीसरा है कि निम्न मूल्य और उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग आपूर्ति अंतराल है। बिल्कुल, डिमांड सप्लाई का डिफरेंस होता है। ठीक है, जो आपकी कम रेट में और हाई क्वालिटी जो मिलती है, ठीक है, उसकी डिमांड सप्लाई में होता है। तो चलिए, ये आपका तीसरा सही है, तो केवल आपका थर्ड सही है, बाकी जितने भी हैं आपके वो रॉन्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देश में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय नाम था, लेकिन बाद में गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है तो पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक, पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1960 में हुई थी। ठीक, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 14% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी, 14% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था नेट बुआई क्षेत्र 47% है, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30%, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय उगाने से है। ठीक है, युग्म पैदावार का आशय पूछ रहा है। युग्म पैदावार में क्या होता है कि विभिन्न मौसमों पर दो फसलें, अलग अलग मौसम पर दो फसलें। ठीक है, युग्म पैदावार का मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक ही साथ दो फसल, ये नहीं होगा। विभिन्न मौसमों पर दो फसलें, जाड़ा है तो जाड़े में दो फसलें, डबल क्रॉपिंग पता था ना, आपको बताया था। एक ही मौसम आपका फसल उगाना, एक ही क्रॉपिंग ईयर में, यानी एक ही फसल वर्ष में एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। जैसे चावल और मक्का की मुख्य फसलों
से पहले बसंत जौ, ठीक है। शीतकालीन में गेहूँ और आलू की फसल एक साथ लगा दी आपने, मतलब एक के बाद एक ही सीज़न में, एक ही मौसम, अलग अलग मौसम में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में जब हम डोमेस्टिकेशन करने लगते हैं तो वो आपका क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या सम्मिलित है? मिश्रित कृषि में आपका कई तरह की फसलों के साथ पशुपालन करना, ये भी। नेक्स्ट है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है, ठीक है, पैरेलल, ठीक। समानांतर बताना है हमें, तो समानांतर का उदाहरण है गेहूं और सरसों। एक रो गेहूं की लगाई, एक सरसों की, इंटरक्रॉपिंग जिसे कहते हैं, तो पैरेलल लगा दिया आपने, ठीक। निम्न राज्यों को छोड़कर सभी कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सिक्किम में 90% पहाड़ी इलाका है, केवल 10% एग्रीकल्चर वाला एरिया है, तो सिक्किम आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, नहीं है बताना है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, तो निम्न स्तर होना कोई विशेषता तो नहीं है। क्या देखेंगे, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता, तो बड़े खेतों की प्रधानता ये एक विशेषता नहीं है कि बड़े खेतों को ही प्रधानता दी जाती है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है, ठीक है। मतलब कि लो जो प्रोडक्टिविटी होती है इंडियन एग्रीकल्चर में, उसका रीज़न क्या है? पहला है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, बिल्कुल सारे एक ही काम में लगे रहते हैं, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है, अगर सब लोग अलग अलग तरीके का काम करेंगे तो उस घर की जो ग्रॉस इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जोत का छोटा आकार, बिल्कुल छोटे छोटे खेत को भी हम जोतते हैं। उत्पादन की पिछड़ी टेक्नोलॉजी तो भी हमारे यहाँ और डेवलप कंट्रीज़ की तुलना में उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाई है, हो रही है धीरे धीरे, बट उतनी एडवांस नहीं है। तो ये सारे ही रीज़न हैं आपके कि जो लो प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बिल्कुल। जो हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर था, उसको हमने मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर में जो चेंज किया है, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ये बात सच है, रहा है रोल। रीज़न है कि इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। तो देखना है हमें, असर्शन रीज़न टाइप का क्वेश्चन है, देखना है इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसमें बेसिकली आपका असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह ये दोनों सही हैं कि इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। लेकिन आपकी जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल की टेक्निक है, वो मॉडर्न टेक्निक में चेंज करने में ग्रीन रेवोल्यूशन का रोल रहा, क्योंकि इसमें बीच में आप जब बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि तब इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, नहीं, क्योंकि हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया था, ठीक है। हमने न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया था, इसलिए जो है हरित क्रांति सफल हो पाई थी, ठीक है। तो ये आपका बी करेक्ट होगा, दोनों सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, बताना है। देखिए, जनसंख्या का दबाव बिल्कुल एक कारण है, प्रचंड बेरोजगारी जिसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी कारण है। सहकारी कृषि या भू जोत का छोटा आकार, तो सहकारी कृषि का मतलब होता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका सही होगा कि निम्न उत्पादकता का कारण सहकारी कृषि नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में संकार यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, ठीक है। संकार या चालू
जोत का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पर है? तो देखिए राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान करेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चालू जोत के बारे में देख लीजिए। ऑपरेंट होल्डिंग, ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान में था। वर्तमान में आपके देश का कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र यानी ऑपरेटेड एरिया में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का 20.87 मिलियन है, जिसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी। जबकि देश क्रियाशील जोतों यानी ऑपरेशनल होल्डिंग्स में आपका 146.45 के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और फिर बिहार नंबर 2 पे है। ठीक, नेक्स्ट है भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो भारत में कृषि को एक लिवलीहुड, मीन्स ऑफ लिवलीहुड समझा जाता है, जीविकोपार्जन का एक साधन समझा जाता है, ना तो एक व्यवसाय समझा जाता है, ना एक उद्योग समझा जाता है, ना एक व्यापार समझा जाता है। प्राइमरली हम इसको अपने जीवन जीने की एक ना साधन उसके रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। ठीक, कह रहा भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% भाग क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। मतलब जहाँ पे भी लेग्यूमिनस प्लांट की खेती होती है वहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती है, वो रेन पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का भाग दोगुना हो गया है। तो ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भाग भारत में है। ठीक है, कह रहा है 15% नहीं है, इस समय टोटल लगभग 29% इंडिया में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र के लगभग 34% के क्षेत्र में चावल की खेती होती है। अभी आपने 15% ऊपर कहा, नीचे 34% कह रहे हैं, तो ये भी गलत है, 29% है। तो इस हिसाब से आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन 90% जो एरिया है जहाँ पर दालों की खेती होती है वो किससे रेनफेड है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। ऐसे 2 स्टेट सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश यूज़ करता है। देखिए उत्तर प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये सही था। अब आप यहाँ देखिए जो करंट में डेटा है 13-14 का ये डेटा था, लेकिन अब 19-20 का डेटा आप यहाँ देखिए। ठीक है, 19-20 का नंबर टॉप पे जो है वो यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर एमपी है। ठीक है, 5172 हेक्टेयर टन, और फिर महाराष्ट्र है, यूपी महाराष्ट्र फिर एमपी। ठीक, ऊपर वाला अब आपको याद नहीं रखना है, अपना याद रखना है। ठीक है, जो डेटा करंट वाला है। नेक्स्ट है हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? देखिए मात्रा पूछ रहा है, तो मात्रा किसमें ज़्यादा होती है आपकी? मात्रा आपकी हमने पढ़ा था 0.49 होती है ग्राम, किसमें? बोड़ा या लोबिया में। ठीक है, शनई में होती 0.43 या 47 है, लेकिन शनई के जो अवेलेबल होती है, अवेलेबल फॉर दी प्लांट, उसके यूज़ के लिए, वो शनई सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैसे मात्रा आपका बोड़ा या लोबिया में होती है। नेक्स्ट है नई सुधार की गई ऊसर में हरी खाद के लिए कौन उपयुक्त फसल है? तो हमने पढ़ा था कि लोबिया या जो आपका बोड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो संतुलित यानी बैलेंस फर्टिलाइज़र उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए किए जाते हैं, और भूमि की उत्पादकता। तीनों स्टेटमेंट हमने पढ़े थे नोट्स में, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी यूजेस हैं आपके बैलेंस फर्टिलाइजर्स के। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो साउथ इंडिया में कह रहा है, तो साउथ इंडिया में देखिए आपका उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? साउथ इंडिया में आपका जो तमिलनाडु कोस्ट है यहाँ पर हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर जोन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुनर्भरण पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य है। ठीक है, तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो शायद पुनर्भरण योग्य भौम जल मतलब आपका अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो यूपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यूपी में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर। तो हमने पढ़ा था कि पंजाब जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ठेकेदारी कृषि करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एग मार्क है, एग मार्क, एग्रीकल्चर मार्क। अंडा उत्पादन की सहकारी समिति नहीं, कृषकों की सहकारी समिति नहीं, अंडों की नहीं, गुणवत्ता और गारंटी की मोहर। कृषि के जो आपके उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता और गारंटी की मोहर होती है ये। नेक्स्ट है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार हमें बताना है। आई थिंक हमने, चलिए थोड़ा सा छोड़ दिए 2-3 क्वेश्चन उधर, अभी हम कर लेंगे। तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार यानी कि, तो ये 1 हेक्टेयर से कम होते हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम होते हैं। ये देखिए सीमांत कृषि, ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी स्मॉल A1 to 2, अर्ध मध्यम 2 से 4, मध्यम 4 से 10 और बड़ी जो है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व तो बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? पहला है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, दूसरा है न्यूनतम जोत को अपनाना, ठीक। तो देखिए जो संरक्षण यानी कि प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर जैसे बोल सकते हैं, तो इसमें आपका न्यूनतम जोत का आकार अपनाना आएगा, ये हो जाएगा। बागानी फसलों की खेती का परिहार, मतलब उसको छोड़ देना तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका। और स्थानिक और कालिक फसल यानी अनुक्रमण यानी कि इंटरक्रॉपिंग करना, तो ये आपका हो जाएगा। तो 2, 4, 5 होगा, बाकी 1 और 2 आपके नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, ठीक है, तो 2, 4, 5 होगा। यहाँ से आपका ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हमारा ये वाले क्वेश्चंस छूट गए थे इस लाइन के। यस, ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। हरित खेती में सन्निहित है, यानी आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं। तो जैविक खेती और बागवानी पर जोर बताना है हमको। बागवानी और पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों से बचाओ। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें आपका प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉपर जो है आपका इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट होता है, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, और प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना, ये तीनों ही चीज़ें जो आप नेचुरल रिसोर्स और इंसेक्ट आपका पेस्ट रेजिस्टेंसी और आपका न्यूट्रिएंट को ध्यान में रखेंगे, सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, तो आपका कौन सा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी, हरित खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग वो कहलाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी व्याख्या असत्य है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप समझिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता जा रहा है, जो विश्व भर में चीज़ें हैं वो आपका विभिन्न माध्यमों से आप उसके टच में आते जा रहे हैं, उसके संपर्क में आते जा रहे हैं, और फिर अपनी चीज़ों में उसको मिला रहे हैं, और एक तरीके से चीज़ों का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का ग्लोबलाइजेशन से कोई मतलब नहीं, नकद फसलों पर बल से है मतलब, ठीक है, नगद फसलों पर बल यानी कैश क्रॉप पर ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। तो देखिए वेस्ट कंट्रीज़ में ही होता था, हमारे यहाँ तो फूड ग्रेन्स जो हम लोग खाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन जब हमने ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब हम उनके संपर्क में आए, तो पता चला कि जो कैश क्रॉप है वो ज़्यादा हमको बेनिफिट देती हैं, तो हमने वो भी चीज़ें शुरू की। असमानता में वृद्धि, इनकम इनक्वालिटी ग्लोबलाइजेशन से बढ़ी है, बिल्कुल।
देखिए जो अमीर हैं वो हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें खरीदे ले रहे हैं, जो गरीब किसान हैं वो नहीं उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो इससे उनकी इनकम में एक इनइक्वालिटी आ रही है और आर्थिक सहायता में कटौती, ये भी है। तो कह रहा है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के लिए कौन सा असत्य है, तो जलवायु परिवर्तन आपका असत्य है। जलवायु परिवर्तन पर ग्लोबलाइजेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन एक बीज ग्राम संकल्पना यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है किसानों को अपने ही खेतों के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरे के बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना नहीं। किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने में लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, ठीक है। यस, ये तो है, ये हमने पढ़ा था बीज ग्राम संकल्पना। नेक्स्ट है कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ईयर मार्क करना नहीं, और ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात आइडेंटिफाई करना और उन्हें हेल्प करना, तो ये भी नहीं होगा। आपका जो मेन होगा ये बी वाला ही सही होगा, क्योंकि हमने अपनी डेफिनेशन में भी इसको ही पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए, तो बी वाला ही आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से, और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इधर वाले, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, वो छूट गए थे हमारे, तो उनको हमने कर लिया है। चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक आएगा हरित क्रांति। देखिए एग्रीकल्चर में अब आपका जो बेसिक चीज़ थी वो आपने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट आपका जो होगा वो एग्रीकल्चर में आपका हरित क्रांति होगा, ठीक है। हरित क्रांति के बाद आप हरित क्रांति के नोट्स पढ़ेंगे। हरित क्रांति के नोट्स के बाद फिर आप फसलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे रबी की फसल आएगी, उसके अंदर खरीफ की फसल, ठीक। फिर उसमें अलग अलग फसलें भी होंगी, जैसे आपका गेहूँ के बारे में नकदी फसलें फिर होंगी, ठीक है, कैश क्रॉप जो हैं। फिर उसमें भी गन्ना और अलग अलग तरीके की। तो देखिए ये कितने लेक्चर में जाएगा एग्रीकल्चर, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो मैं जितना कर पा रही हूँ वीडियो में उतना ही मैं करूँगी। तो फिर भी आप मान के चलिए 3 से 4 लेक्चर इसमें आपके लग जाने हैं, ठीक है। तो 3 से 4 लेक्चर इसमें लगेंगे, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर एक बहुत मेजर टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हरित क्रांति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हरित क्रांति से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है, किस तरीके के आते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगी। अगेन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ, सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें। एंड यस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन ज़रूर दें। एनर्जी थोड़ी लो है, बट मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर से सब चीज़ें सही हो जाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।